हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद गुप्ता। कैसे हो आप सब बच्चों। हम लोग आज की वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग आज ओनली डिफरेंस जानेंगे कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी हम लोग धीरे धीरे करके पोर्शन जो है कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस चैप्टर में जो है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए थोड़े से टफ पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पावर वगैरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप लोगों ने अभी तक बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 10। जैसा बच्चों है ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। अब देखो, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी जो है दोनों टर्म्स तो हमें एक जैसी लगती है। ग्रेविटी और ग्रेविटेशन सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो देख लीजिए। ग्रेविटेशन को बच्चों हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और ग्रेविटेशन होता है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास m एंड m। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, एक का मास हमने m ले लिया, दूसरे का स्मॉल m ले लिया। ठीक है। और ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमने r ले लिया। ठीक है। अब हम लोग कैसे इनके बीच में फोर्स निकालेंगे? देखिए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि इसका जितना मास, दो बॉल हैं आपके पास। ठीक है। एक मान लीजिए फुटबॉल है या एक टेनिस बॉल है, या फिर के दोनों ही टेनिस बॉल्स हैं। तो क्या होगा कि अगर हम दोनों बॉल्स को इतनी दूरी पे ऐसे करके रख देते हैं बॉल्स को। ठीक है। अब उनके बीच में आपस में एक फोर्स लगेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। चाहे उसका आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते चले जाओगे, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। ऐसा होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये इसकी वैल्यू हमेशा हर जगह सेम रहती है। उनके बीच में फोर्स कम होता चला जाएगा, लेकिन ग्रेविटेशन कम नहीं होगा। अब मान लीजिए कि उन दोनों बॉल्स के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, यानी कि जितना ज़्यादा इस बॉल का मास बढ़ता चला जाएगा, उतना ज़्यादा उनके बीच में फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। मीन्स क्या होगा? दूसरी वाली बॉल जो है उसका अगर जितना ज़्यादा मास बढ़ता चला जाएगा, तो फोर्स उनके बीच में बढ़ता चला जाएगा। ठीक। F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, यानी कि आप उनके बीच में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाने की वजह से क्या होगा कि उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कम होता चला जाएगा। ठीक है। अब हम तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3, तो हमें इक्वेशन से क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 टू एंड 3 से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे g कांस्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे हमें मिलता है m अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग g की वैल्यू निकालें तो g की वैल्यू क्या निकलेगी? एफ आर स्क्वायर अपॉन में एफ आर स्क्वायर में m। ठीक है। तो ये हमारी g की वैल्यू निकल गई। अब बात आती है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। ठीक है। इसकी एसआई यूनिट देखिए, या तो आप याद कर लीजिए या तो आप एसआई यूनिट निकालना सीख लीजिए कि एसआई यूनिट हम लोग निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं बच्चों। देखिए, फोर्स का क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है। रेडियस का क्या होता है? रेडियस एक लेंथ है। ठीक है। तो लेंथ का क्या होगा? मीटर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? रेडियस का स्क्वायर है, यानी कि मीटर का स्क्वायर। नीचे क्या है? किलोग्राम है, यानी कि मास है। मास किलोग्राम में नापा जाता है, और दो मास है तो किलोग्राम स्क्वायर। जब फाइनल ऐसा यूनिट लिखोगे तो लिखोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों? ऐसा यूनिट हो गई। और अगर हम लोग इसको पूरे को यूनिट 1 मान लेते हैं, यानी कि इसका मास 1 है, इसका मास 1 है, और इनके बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं जी की, तो हमारी जो जी की वैल्यू आती है वो आती है 6 ये अर्थ और उसका मून का लेकर भी बता सकते हैं हम लोग। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल जब आएंगे ना, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ये जो जी की वैल्यू है वो आपको वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, और इस जी की वैल्यू को आप लोग याद कर लेना। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और ये कभी चेंज नहीं होता। अगर आप यूनिवर्स में भी कहीं पे भी चले जाओगे तो इसकी वैल्यू बेटा कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं स्मॉल जी के बारे में।
ठीक है, यानी कि स्मॉल जी क्या होता है, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जो स्मॉल जी होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ टू पुल एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके द्वारा अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है उसे हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। इसे हिंदी में हम लोग गुरुत्व बल भी कहते हैं। और जो गुरुत्व बल होता है इसकी वैल्यू जो होती है जी की वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है बच्चों वो वेरिएबल होती है, ठीक है। जैसा कि कैपिटल जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होती है, इसकी वैल्यू जो है वो वेरिएबल होती है, मीन्स चेंज होती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से जो फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट में कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात आती है इसके एसआई यूनिट की, तो इसके एसआई यूनिट से आप लोग यहाँ पे समझ भी सकते हो कि ये एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था कि एक्सीलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये भी नॉर्मली समझ सकते हैं कि हाँ कि जो स्मॉल जी है हमारा क्या है, एक तरीके का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है क्या कर अर्थ क्या कर रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए जो फोर्स लगा रही है उसी को हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलेंगे। और इसी में आपका एक पोर्शन है उसको आप लोग याद कर लीजिए कि ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। मीन्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते एक डेफिनेट पाथ में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कि यहाँ पे इसके एप्लीकेशन ये। दूसरा ये कि जो मून है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है एक डेफिनेट पाथ में। तीसरी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो भी एक फोर्स से बाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है जो एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। बाकी बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, और एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।